नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अभी से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो यहां पर लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी ही 8 सीटों पर अब आमने सामने आ गए। इनमें से 4 सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो बीजेपी मराठवाड़ा क्षेत्र की सभी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बिसात बिछाने में जुट गई है। इसको लेकर करेंगे आज चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए बीजेपी और शिवसेना के दिग्गजों के बयानों के साथ ये पूरी रिपोर्ट। सियासत में दोस्ती और बैर वक्त के हिसाब से होता है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट में खींचतान शुरू हो चुकी है। शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के एक नेता ने सहयोगी दल बीजेपी से 2024 के चुनाव में मराठवाड़ा क्षेत्र की सभी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने पर अपनी स्थिती स्पष्ट करने के लिए कहा है। खरवडे प्रधानमंत्री ते भाषण ऐकायला हवं होतं। विरोधकांचं भाषण ऐकण्याची या देशाची परंपरा आहे। पंडित नेहरू सुद्धा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी हे सगळे प्रधानमंत्री विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या भाषणाला सभागृहात उपस्थित राहत असत। ऐकलं असतं तर कदाचित त्यातून त्यांना काहीतरी नवीन विषय मिळाले असते, पण ठीक आहे। पण मी असं पाहिलं की देशभरात त्या भाषणाच्या चांगल्या प्रतिक्रिया उमटलेल्या आहेत की विरोधकांचे नातेवाईक, आप्त, मित्रपरिवार यांच्यावर कारवाई होत असतात आणि त्या आमच्यासारखे लोक नेहमी सहन करत असतात। 2024 पर्यंत आम्ही सहन करू। शिंदे गुट के महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अर्जुन खेटकर ने मराठवाड़ा क्षेत्र की 8 में से 4 सीटों पर दावा ठोका है। उन्होंने कहा 2019 में 8 में से 4 सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था। खेटकर ने उन निर्वाचन क्षेत्रों पर अपना दावा पेश किया। वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भागवत कराड ने मराठवाड़ा क्षेत्र में आने वाली सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। उस्मानाबाद, परभणी आणि संभाजीनगर या तिन्ही ठिकाणी आम्ही तयारी सुरू केलेली आहे। पण शेवटी केंद्रातील नेते, विशेषतः माननीय जे.पी. नड्डा साहेब जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, आमचे नेते महाराष्ट्राचे प्रमुख माननीय देवेंद्रजी फडणवीस आणि त्याचबरोबर केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड त्यावेळी जो निर्णय घेईल तो निर्णय घेईल। बारामती शहर सोडून संपूर्ण लोकसभेमध्ये अजितदादाच्या आणि यांच्या वागण्याबद्दल लोकात प्रचंड नाराजी आहे। हुकुमशाही, मोगलशाही सारखं राजकारण चालू आहे आणि त्यामुळे जशी माझी एंट्री झाली तेव्हापासून अजितदादांना भीती वाटत आहे आणि म्हणून काल सभागृहामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की करेक्ट कार्यक्रम करू। त्यांच्यामध्ये ही हिम्मत नाही आहे आमचा करेक्ट कार्यक्रम करायची। त्यांचा केव्हा करेक्ट कार्यक्रम होईल 2024 मध्ये जनता ठरवणार आहे। अर्जुन खेटकर ने कहा, बीजेपी नेताओं को याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनी थी। कम से कम 12 से 13 सांसद पहले शिंदे से जुड़े थे। पिछले जून में महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने के बाद से मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट और बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाई है। बीजेपी की मदद से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। अर्जुन ने कहा, अगर लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी विचार कर रही है और मराठवाड़ा में सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कह रही है तो यह ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले को पार्टी के रुख का स्पष्टीकरण देना चाहिए। विभाजन से पहले शिवसेना ने 2019 में मराठवाड़ा क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली और उस्मानाबाद लोकसभा सीटें हैं। अर्जुन खोटकर इन्हीं 4 सीटों पर दावा कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि पार्टी 2024 के चुनावों में औरंगाबाद लोकसभा सीट 2 लाख वोटों के अंतर से जीतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो अब क्या किया जाएगा? चूंकि जेपी नड्डा साहब तो 18 सीटों जो मुश्किल हैं लोकसभा की महाराष्ट्र में, उनको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर ये 8 सीटों पर ये रस्साकसी शुरू हो गई है तो मुश्किल किसके लिए है? वॉक ओवर तो नहीं दे दिया जाएगा उद्धव गुट को? समझने वाली बात है। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। 2 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। विजय खैरा, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, संजय द्विवेदी, शिवसेना प्रवक्ता, दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विजय खैरा जी, ये क्या बात है, इतना जबरदस्त जिस तरह से सारे विधायक आपके पास आए, जुड़े आपसे, आपको सपोर्ट किया, और अब ये रस्साकशी, ये तो आगे नुकसान पहुंचा सकती है। जेपी नड्डा साहब तो कह रहे हैं कि 18 मुश्किल सीटें हम उसको जीतेंगे और उसकी प्लानिंग शुरू कर दी है, और अब इस तरह की चीजें तो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हम नहीं समझते कि इस तरह की कोई बात होगी या नुकसान पहुंचाने लायक कोई बात होगी। हम लोग इकट्ठे हैं, इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, ये निश्चित है। सवाल खाली इसका नहीं है कि किसको कितनी सीटें, किसको कहाँ लड़ना, ये तो सवाल ही नहीं है। 8 या 16 या 4, ये प्रश्न नहीं उठता है। प्रश्न ये है कि कौन वहाँ जीतने वाला है। इस पर वर्कआउट करेंगे हम लोग मिलजुल के। अब बार बार अगर सीटों की बात करें तो एक सीट का उदाहरण ही काफी होगा, औरंगाबाद का ही। औरंगाबाद को सीट को जीतना आसान नहीं होगा किसी को, पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो माहौल है औरंगाबाद की सीट, आई थिंक वो ज्यादा सुरक्षित होगी चुनाव लड़ने के लिए, और कोई दूसरा जीत नहीं पाएगा वो सीट। ऐसा मेरा आकलन है जो मैं इधर उधर पढ़ के और सुन के समझ रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक पार्टी का सवाल है, अभी बहुत समय है। हमारा काम, हमारा विकास, हम लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं, वो अभी सामने जो चुनाव हुए थे उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हम लोगों ने, निकायों के चुनाव में भी। तो इस कारण से हम लोग काफी उत्साहित हैं कि जनता हमारे साथ है, और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता छोड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से अपने दोनों चुनाव में अपनी सीटें कायम किए हुए है। पहले भी 23 जीती थी, फिर भी 23 जीती है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, होगा एक आधी तरह तो नहीं मुझे। तो जहाँ तक उसका सवाल है, और कांग्रेस की ही दुर्दशा हुई है, होते होते वो एक सीट पे रह गई है। तो कांग्रेस रही नहीं, हमारी लड़ाई एनसीपी से होनी है, और उद्धव ठाकरे का तो खेल नहीं। लेकिन नड्डा साहब ने चंद्रपुर की सीट से जो है शुरुआत करी, सारी चीजें, अभियान की शुरुआत करी। चंद्रपुर तो कांग्रेस ले गई थी, लेकिन अब अगर आप एक सीट की तरफ देख रहे हैं, एक सीट का उदाहरण दे रहे हैं, तो कुछ और सीटें भी हैं जिनको लेकर आपको दिक्कत हो सकती है। सवाल ये नहीं कि किस सीट पे कौन लड़ेगा, ये तो चेहरा तब तय करेंगे जब आपकी आपसी समझ बन पाएगी। ऐसी गलतियां तो कांग्रेस भी कर चुकी है कि वो लड़ेंगे, शिंदे गुट वाली पार्टी लड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, मेरा ये मतलब, कौन से मतलब, नाम से मतलब नहीं है। वो लड़ेंगे या हम लड़ेंगे, इसमें वर्कआउट करना है। और वर्कआउट करके ये लगेगा, जब जहाँ पता लगेगा कि शिंदे गुट कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉन्ग है, तो उसी हिसाब से लड़ेंगे। क्योंकि अब तो सीटें बहुत सारी हैं लड़ने के लिए, इनके पास जितनी सीटें हैं लोकसभा में, तो उस हिसाब से उद्धव गुट की शिवसेना, खैरा साहब, उद्धव गुट की जो शिवसेना थी वो जब आपसे अलग हुई तो आप कमजोर हो गए थे। शिंदे ने उस दौर में साथ दिया आपका, तो आप मजबूत शिंदे की वजह से हो गए। नहीं, वो कम सीटें पाए थे, कम लड़े थे, और विधानसभा में भी और लोकसभा में भी वो कमजोर थे। ये बात और है कि उन्होंने सरकार बनाई, अलग बात है, क्योंकि वो जो भी कारण रहे हो राजनीतिक, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है, वो पहले भी हमसे बहुत कमजोर थे, छोटे भाई थे हमारे पार्टी में, और अब तो वो खत्म ही हो गई वो पार्टी, क्योंकि उसके 2 हिस्से हो गए। अगर इस हालत में भी चुनाव अलग अलग लड़ रहे होते, शिंदे गुट अलग और उद्धव गुट अलग और भारतीय जनता पार्टी अलग, तो 48 में से हम 40 सीटें जीत लेते। लेकिन अब तो वो उनसे अलग हो गए, तो उद्धव ठाकरे का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हाँ, शिंदे गुट को हमारा साथ मिलेगा, उनका साथ हमें मिलेगा निश्चित रूप से। अभी हमारी जो सीटें, हमारी 24 है, मान लीजिए इनके पास अभी 8 है या 10 है, जो जितने भी होंगे नहीं जानता, उससे आगे ये भी काफी बढ़ेंगे, और हम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन लड़ेंगे मिलजुल के। अभी स्थिति का आकलन होगा, उसके बाद ये बातचीत होगी। कौन नेता क्या कह रहा है, इसका आज की तारीख में कोई मैं महत्व नहीं समझता हूँ। वो क्या कह रहे हैं, हमारे नेता क्या कह रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ नहीं बोला है, अभी प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ नहीं बोला, हाई कमांड ने कुछ नहीं बोला, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अपने अपने आकलन है। वो चाह रहे हैं, हर पार्टी जब आपस में अलायंस होता है तो एक दूसरे से चाहते हमें ज्यादा हिस्सा मिले, वो चाहते हमें ज्यादा हिस्सा मिले। तो ऐसा हमारे बीच में कहीं कोई ऐसी दरार, कोई ऐसी भावना भी मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रही कहीं। संजय द्विवेदी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस खींचतान को? इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जिसका फायदा मिल जाए?
देखिए रविंद्र जी, मैं इस पर एक बात कहता हूँ। देखिए शिवसेना से जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का 30 साल चला, वो संवैधानिक गठबंधन था जो हर पार्टी में चलते हैं। ये असंवैधानिक गठबंधन इन्होंने किया है। अब इसका उदाहरण मैं मात्र उदाहरण दे रहा हूँ। देवी सीट पे हमारे शिवसेना प्रत्याशी की मृत्यु हुई थी, तो अगर शिंदे जी इतने ज्यादा वो जब चुनाव चले गए कि हम वहां से लड़ेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए, स्पष्ट एक बात मालूम होती है, वहां बीजेपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। अगर शिंदे जी अपना प्रत्याशी खड़ा करते और हमारा प्रत्याशी मैदान पर खड़ा हुआ था, तो जनता बता देती है आपको कि वो शिंदे को कितना मानती है और मसाल को कितना मानती है। लेकिन चूंकि वहाँ बीजेपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, अब जहां तक बात आती है शिंदे गुट की, तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को अच्छी तरह जान रही है कि शिंदे गुट बगावत करके आए हैं। 50 होगा एकदम ओके की सरकार जो बनाई गई है, उसमें ईडी और सीबीआई और आईटी की मदद से बनाई गई है, जिसमें हमारे सांसद भी जो है, जो सांसद इनकी तरफ गए हैं, उन सांसदों को भी आप देख लीजिए, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई। संजय द्विवेदी साहब, ईडी से और सीबीआई से तो उन्हें डर लगता है ना, जिनकी दाल में कुछ काला होता है। देखिए डर नहीं लगा किसे, नवाब मलिक को डर नहीं लगा, संजय राउत जी को डर नहीं लगा। इसके बाद ईडी ने संजय राउत जमानत देते समय कोर्ट ने कहा भी कि ईडी ने गलत मुकदमा दायर किया था, तो ये सिद्ध हो गया ना। मैं तो यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ईडी के भय से, डर से जो सरकार बनाई गई है, तो कितने दिन चलेगी? 15 दिन, 20 दिन, महीने और 2 महीने। तो जो बंटवारा में झगड़ा चल रहा शिवसेना में, तब कभी किसी चीज का बंटवारा झगड़ा नहीं हुआ था, सब चीजें क्लियर रहती थी और पाक साफ रहती थी। लेकिन अगर आपने 2.5 साल का वादा किया हमसे चुनाव में, अमित शाह जी ने, हमारी गृह मंत्री जी ने, तो अगर आप वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम भी राजनीति करने रहे ना। आप गठबंधन करते हैं, आप मध्य प्रदेश नहीं, तो ऐसी कोई गुंजाइश लग रही है क्या? ऐसी कोई गुंजाइश लग रही है कि शिंदे वापस आ जाएंगे? नहीं, देखिए शिंदे को सोचना चाहिए इस चीज को कि वहाँ पे अगर कल को अगर चुनाव होते हैं, तो शिंदे के 40 विधायक जो है किसके पार्टी चुनाव से लड़ेंगे, किसके चुनाव से चुनाव लड़ेंगे? ये उनके 12 सांसद जो हैं, अगर 2024 में चुनाव होंगे, तो पूरे 12 सांसद सांसदों के टिकट दे देंगी। जैसे आज असंवैधानिक सरकार चल रही महाराष्ट्र में, शिंदे एक मैटर में कोर्ट में मैटर चल रहा है, जिसमें 16 लोगों को उन्होंने जमीन दे दी थी, उसका मैटर चल रहा है। तो जो मैटर ये चल रहे हैं, तो क्या संवैधानिक सरकार है क्या? नहीं, तो इसे हमें नूरा कश्ती भी तो समझनी होगी। संजय द्विवेदी जी, आप तो वेट कर रहे होंगे, वेट एंड वॉच कि क्या होने वाला है। विजय खैरा जी के सामने मुश्किलें इसलिए आ सकती है कि अगर ये नूरा कुश्ती ज्यादा बड़ी तो दिक्कत होगी, ये दिक्कत ज्यादा। एक छोटा सा ब्रेक लेना संजय जी, आएंगे वापस आपके बाद। ये जो नूरा कुश्ती है, अक्सर कभी कभी देखा जाता है, अगर एक बिहार का एग्जाम्पल ले लें, तो जिस तरह की नूरा कुश्ती बिहार के मुख्यमंत्री के साथ हुई, नीतीश कुमार, वो अचानक से चले गए। तो ऐसी नूरा कुश्ती अगर यहाँ हो गई और शिंदे वापस लौटने की अगर कोशिश करने लगे, तो बीजेपी के सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है। लेकिन क्या ये रुक पाएगी? जैसा कि खेरा साहब बिल्कुल आश्वासन दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ये सब चीजें चलती रहती है पार्टी में। अगर देखा जाए, महाराष्ट्र की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। उठा पटक का दौर जिस तरह से जारी रहा, उससे एक अलग राजनीति में रोमांच देखने को मिला, और इस तरह की नूरा कुश्ती शायद कहीं पर देखने को नहीं मिली। लेकिन अब एक बार फिर से इस तरह की रस्साकशी चल रही कि भाई कौन कितना दमखम अपना दिखा सकता है। 8 सीटों का दावा मराठवाड़ा क्षेत्र की, 4 पर दावा शिंदे गुट के लोग कह रहे हैं। अब बीजेपी के सामने चैलेंज ये है, चुनौती ये है कि भाई अगर नहीं संभालते हैं तो फिर मुश्किल हालात उनके लिए ही होते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय खैरा जी, कमजोर स्थिति में तो बीजेपी इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि आपका सीएम डिप्टी सीएम हो गया, मतलब डिग्रेड में चले गए, ऊपर से उनका डिमोशन हो गया, नाराजगी देखने को मिली थी। लेकिन एक सीएम बने, एक्शन सारे डिप्टी सीएम ले रहे हैं, तो पहली बार इस तरह की स्थिति देखने को मिली कि डिप्टी सीएम की पावर सीएम से ज्यादा हो गई। तो हो सकता है कहीं ये बात कचोट रही हो शिंदे को। और ये नूरा कुश्ती, आपके एक मंत्री अगर कोई दावा करता है कि 8 सीटों पर लगे, तो वो ऐसा तो नहीं कि खाली मंत्री का बयान हो, वो तो पार्टी की तरफ से ही बयान दे रहे हैं, बड़े नेता हैं। तो जब ये चीजें चलती है तो इसका क्या मतलब माना जाए? मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री का सवाल नहीं, पावर दोनों नेताओं की बराबरी दिखाई दे रही है। आप कह रहे हैं कि चला रहे हैं, वो ऐसा नहीं, चला के मुख्यमंत्री ही है, मुख्यमंत्री ही चला रहे हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि पार्टी ने मैं समर्थन है और हम लोगों के विधायक भी अधिक हैं,
इस कारण से अलग बात है, डिप्टी सीएम इंडिपेंडेंट है, अपने काम के लिए मुख्यमंत्री पर निर्भर नहीं है दोनों, लेकिन काम अपना ठीक से कर रहे हैं और इसमें कोई ऊपर या नीचे का सवाल नहीं है। और इतना अच्छा इक्वेशन चल रहा है, आपके सामने है, बिल्कुल सफलता से चल रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं, चुनाव जीते जा रहे हैं और कहीं भी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ जरा सी भी इसमें कोई है ही नहीं समस्या। जहाँ तक मैं तो इसलिए खैरा साहब कह रहा था क्योंकि जब सीएम डिप्टी सीएम बने थे तो माइक की खींचातानी देखने को मिली। अब भागवत कराट कह रहे हैं 8 पर लड़ेंगे, अर्जुन खेड़कर शिंदे गुट के कह रहे हैं 4 सीटों पर लड़ेंगे। तो ये जो चीजें दिखती हैं उसी की हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक नहीं लग रहा ना। आप कह रहे हैं माइक की छीना झपटी, ऐसा तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ अगर ऐसा हुआ है आपस में जब होता है तो ये हमेशा ही होता है, इसमें कुछ बात थोड़ी है। जब दो लोगों में अलायंस होता है हर आदमी चाहता है कि हमको लॉइंग शेयर मिले, हमें ज्यादा शेयर मिले और फिर नेगोशिएशन में हर एक कोई चाहता है कि हमें ज्यादा मिले। कुछ कभी भी होगा, किसी के साथ भी अलायंस होगा 2 में 3 लोगों में, तो हमेशा ये चाहिए कि हमको ज्यादा हिस्सा मिले। बाद में मिल बैठ के ये फाइनल तय हो जाता है और इतनी आसानी से तय भी हो गया, सफलता पूर्वक चल भी रहा है। और लोकसभा में तो ये समस्या बिल्कुल ही नहीं है, बिकॉज लोकसभा में तो बिल्कुल क्लियर का डिमार्केशन है। उनके पास जितने है अभी सांसद और वो समझते हैं, जो सिटिंग सांसद हैं और जीत सकते हैं उनको देने में कोई दिक्कत नहीं है। रहा बाकी का, उनमें आकलन किया जाएगा कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है और उसमें वर्कआउट किया जाएगा। और साल भर अभी उसमें है, बिल्कुल मिलजुल के हो जाएगा। पीछे जो उद्धव ठाकरे जी ने किया था उसका आप सबके सामने आपको पता है, ना तो उनकी जनता ने उनको स्वीकारा था, ना उनके वर्कर्स ने उनको स्वीकारा था और वो बिल्कुल नौ सिक्किए थे उद्धव ठाकरे, पूरा उनने चौपट कर दिया था। शासन प्रशासन सब कुछ एक रास्ते में गलत चलते थे। कोई प्रेस वाला खिलाफ मिले तो उसे जेल भेज दीजिए, कोई एक्टर है तो उसको पकड़ लीजिएगा, उसका मकान गिरा दीजिएगा। अगर इस तरह से कोई आदमी काम करता है वो सफल नहीं हो सकता है। उनको बिल्कुल अनुभव नहीं था, फिर भी अगर नहीं था अनुभव तो बहुत लोगों को नहीं होता, फिर वो सलाह लेते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। पर उद्धव ठाकरे समझे कि उन्हें सब कुछ आता है। ये अनुभवहीनता की जो खैरा साहब आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपसे समझ लेना चाहता हूँ। अनुभवहीन मुख्यमंत्री की एक तस्वीर एक मैगजीन में टॉप 5 सीएम में आ जाती है, तो क्या मतलब इतने अनुभवहीन थे कि वो टॉप में पड़ गए और बीजेपी का कोई उसमें नहीं था शामिल? नहीं, टॉप 5 का तो मुझे नहीं पता किसका आकलन था, कहाँ आकलन था, तो वो तो नहीं कहता ना, वो बहस का विषय है। तो नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, आपने अनुभवहीन कहा ना इसलिए तो, लेकिन हाँ मैंने ये कहा था अनुभवहीन होने के बाद भी लोग सफल होते हैं। अभी पूरी बात मैं कर नहीं पाया था। जी। कई लोग हैं अनुभवहीन नहीं होते हैं, मैं लेकिन फिर भी वो सफल इसलिए होते हैं, उनको मालूम रहता है कि मेरा अनुभव कम है तो मैं समझ के बूझ के सलाह से चलूं। जो समस्या राहुल गांधी की है उससे बड़ी समस्या उद्धव ठाकरे की थी। राहुल गांधी ने पार्टी चौपट इसलिए कर ली, वो समझते उन्हें सब कुछ आता है, जबकि सोनिया गांधी जानती थी उन्हें कुछ नहीं आता था, वो दोबारा सरकार बना ले गई थी, जबकि उन्हें वाकई कुछ नहीं आता था, लेकिन वो जानती थी उन्हें कुछ नहीं आता। तो कभी अर्जुन सिंह जी से, कभी प्रणब मुखर्जी से इस तरह सारा लेते। राहुल गांधी जी ने क्या किया, उन्हें सोचा सब कुछ आता है, इसलिए उन्होंने बेवकूफ आई एम सॉरी आई शुड नॉट यूज दिस सब, लेकिन ऐसे लोगों को उन्होंने अपने साथ रख लिया है जिनके स्वार्थ अपने निहित थे। और खासतौर से वो लोग चिदम्बरम साहब, दिग्विजय सिंह, इन सबों ने पार्टी चौपट करा दी उनसे। यही हाल उद्धव ठाकरे जी का हुआ, उनके साथ संजय राउत थे। अगर उन्होंने अनुभवी लोगों के साथ बातचीत की होती, शिंदे की पावर को समझा होता, आप इग्नोर बराबर करे चले जा रहे हैं। और इसके पहले मैं उनका नाम भूल गया, शिंदे से पहले बाला साहब ठाकरे जी के बाद एक और बहुत बड़े भारी नेता थे, बताएंगे साधन चतुर्वेदी जी, बहुत भारी नेता थे जो नहीं है अब, जिनके नाम पर ही वोट मिला करते थे। तो वो उनके साथ शिंदे जी ने काम किया था, उन्होंने उनके लोगों को भी इग्नोर किया, इनको भी इग्नोर किया। ठीक है, संजय जी जवाब दे रहे हैं खैरा साहब। संजय जी बहुत स्पष्ट बात कह रहे थे कि बात कर रहे थे कि अनुभवहीन, हम तो कहते हैं अनुभवहीन का मजबूर मुख्यमंत्री शायद हिंदुस्तान के इतिहास में, महाराष्ट्र के इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा, जिसका माइक छीन लिया जाए, जिसके 4 प्रोजेक्ट गुजरात चले जाए, जो सिर्फ माननीय उप मुख्यमंत्री के इशारे पे काम कर रहा हो, वो इससे ज्यादा अनुभव व्यक्ति कौन हो सकता है। और माननीय उद्धव ठाकरे ने जो भी निर्णय लिए हैं वो जनता हित में लिए, सामान्य मिनिमम प्रोग्राम अंतर्गत के लिए, और जो एनसीपी के बड़े नेता थे, कांग्रेस बड़े नेता, उनके उसमें निर्णय लिए गए और बाकायदा निर्णय लेने का एक हक से निर्णय लिए गए, जनता की भलाई से निर्णय लिए। आज ऐसा कौन सा निर्णय मुझे खैर से बता दीजिए कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है पूरी सरकार चला। लेकिन संजय जी चलते चलते सिर्फ इतना बता दीजिए, संजय जी चलते चलते सिर्फ इतना बता दीजिए
कि आपकी आधी से ज्यादा सेना तो चली गई, आप किसकी दम पर आप चुनाव जीतने की बात कह रहे हैं? नहीं रविंद्र जी, देखिए सेना, देखिए हमने पहले भी काफी डिबेटों में कहा है, विधायक और सांसद एबी फार्म से बनते हैं, बस संगठन के एबी फार्म से बनते हैं। संगठन का जो होता है कार्यकर्ता होता है, जनता होती है। आज आप सबको देखने को मिल गया में बीजेपी मजबूरी भागी वहां से, जो जानते थे कि हमारे शिवसेना प्रत्याशी मकान लेके जीतने जा रहा है, तो इन्होंने कितने लोग चुनाव होते हैं मरने के बाद कहीं वापस नहीं लेते, लेकिन वहाँ महाराज में जानबूझ के वापस लिया। आज भी जनता हमारे साथ है, कल भी जनता हमारे साथ रहेगी। चलिए, वो तो खैर चुनाव बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये खींचतान अंदरूनी है, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो जानते हैं कि छोटी दरार जो है वो कभी कभी बड़ा नुकसान कर देती है। वहीं उद्धव ठाकरे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमें एक बार आजमाने का मौका तो मिले, जनता सब जानती है, तो उस पर जनता को ज्यादा भरोसा है। देख लेते हैं चुनावी परिणाम क्या होते हैं। फिलहाल अपने अपने दावे ठोके जा रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब सच सामने आएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।